हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे जर्नी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ रेलवे साइंस रिवीजन सीरीज का डे नंबर सेकंड। जैसा कि आप सब डे 1 को देख चुके हैं और काफ़ी अच्छे रिव्यू दिए हैं, तो मैं आप सबको प्यार को बरकरार रखते हुए लेकर आया हूँ डेली रिवीजन थ्रू टॉप 50 क्वेश्चन का डे नंबर सेकंड, यानी रेलवे साइंस रिवीजन सीरीज का डे नंबर सेकंड, जिसमें मैं एक सवाल और उसके राउंड फिगर में काफ़ी फैक्ट बताऊंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर डेली टॉप 50 क्वेश्चंस कराता हूँ, जो सुबह 9:30 बजे मॉर्निंग में रिकॉर्डेड सेशन में आप सबके लिए प्रेजेंट हो जाया करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसका डे 2 शुरू करते हैं आज के सेशन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा यहाँ जो रेलवे साइंस रिवीजन सीरीज है, अगर आपने साइंस अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, आप इसके थ्रू अच्छे से साइंस कवर कर सकते हैं। तो यह सेशन हमारे आने वाले एएलपी के एग्ज़ाम, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम, कांस्टेबल का एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यानी कि रेलवे के अंदर जहाँ से भी साइंस पूछी जाती है, उसके लिए यह सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है आप सबों के बीच कि डीएनए और आरएनए क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको डीएनए की फुल फॉर्म बताऊं, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब मैं आपको डीएनए के बारे में कुछ और जानकारी देता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सारे कुछ लिख पाना पॉसिबल नहीं है। डीएनए जो होता है, यह कोशिका के नाभिक में अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। अनुवांशिक जानकारी मतलब क्या, आपके फादर और मदर से जो जानकारी प्राप्त होती है उसी को संग्रहित करता है या कोशिका के नाभिक यानी कि केंद्रक में। और जीव के सभी वंशानुगत विशेषताओं को नियंत्रित करता है कौन, यही डीएनए नियंत्रित करता है। और आपको पता है कि डीएनए जो है यह दोहरी हेलिक्स संरचना होती है। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए जो होता है यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए से संदेश प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है, आरएनए। और डीएनए से संदेश प्राप्त करके लाता है और प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है आरएनए। और आरएनए जो होती है वह एकल रज्जुक संरचना होती है आरएनए। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि डीएनए और आरएनए क्या है। तो डीएनए और आरएनए जो है यह आपका न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हैं इसे, एसिड कह सकते हैं इसे। कि डीएनए और आरएनए क्या है, डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही साइंस की सीरीज को कंटिन्यू करता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो आप सबको पता है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह तापमान आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आप कहोगे आप यह बता क्यों रहे हो, मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ। और सेल्सियस में अगर इसकी बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं अगर केल्विन में बात करें इसकी तो 310 केल्विन मानव शरीर का, स्वस्थ शरीर का तापमान होता है। तो फ्रेंड्स, यह तो आपको सबको पता होगा फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में, लेकिन अगर केल्विन में पूछ दे तो आप सबको इसकी जानकारी नहीं होगी। इस कारण मैं आप सबको केल्विन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलना है, या केल्विन में कैसे बदलना है। तो आपका एक फॉर्मूला होता है सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल टू केल्विन -273/5, ठीक है। तो सेल्सियस बाई 5, अब आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इन दो फार्मूला का यूज करेंगे। फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज करना है तो इन दो फार्मूला का यूज करेंगे। और यदि सेल्सियस और केल्विन में चेंज करना है तो इन दो फार्मूला का यूज करेंगे, इज इक्वल टू लगाकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है यह आपके मेल के क्रोमोसोम के आधार पर होता है, यानी पुरुष क्रोमोसोम कह सकते हैं, पुरुष क्रोमोसोम, ठीक। पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा ही
आपका लिंग का निर्धारण होता है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेल में क्रोमोसोम पाया जाता है वह एक्स और वाई पाया जाता है, और फीमेल में कौन कौन क्रोमोसोम पाया जाता है, केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। और मेल से एक्स निकलेगा और फीमेल से भी एक्स निकलेगा तो क्या होगी, लड़की। और मेल से वाई निकलेगा और फीमेल से एक्स निकलेगा तो क्या होगा, लड़का। यानी कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। एक्स से वाई अगर क्रोमोसोम हो तो क्या होता है, आपका लड़का होता है। और एक्स एक्स क्रोमोसोम हो तो क्या होती है, आपकी लड़की होती है। और यह लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी हो जाएगा, इस तरह से लड़का लड़का यानी कि पुरुष, यानी कि मेल क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है किस चीज़ के लिए, आपके लिंग के निर्धारण के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या नहीं कितना, हमारे टाइपिस्ट साहब ने यहाँ भी मिस्टेक्स कर दिए हैं। तो शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वह संख्या होती है आपकी लगभग 639। रेलवे 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें यह प्रश्न आपका पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, अब मैं आपको मांसपेशियों के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ कि मांसपेशियां जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली मैं अगर आपको बताऊं तो एक होती है कंकाल मांसपेशी, दूसरी होती है आपकी चिकनी मांसपेशी, और तीसरी होती है आपकी हृदय मांसपेशी। अब तीनों के बारे में मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। कंकाल मांसपेशी जो होती है वह स्वैच्छिक होती है, अर्थात जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। अब जिस कौन कौन सी मांसपेशी है, जैसे हाथ की मांसपेशी, पैर की मांसपेशी, जिसे मैं अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला सकता हूँ, उसको मैं कंकाल मांसपेशी कहते हूँ, यानी कहा जाता है। चिकनी मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी पाचन तंत्र की जो मांसपेशी होती है उसे चिकनी मांसपेशी कहा जाता है। और हृदय मांसपेशी, जो हृदय की मांसपेशी है उसे हृदय मांसपेशी कहा जाता है। और चिकनी और हृदय मांसपेशी जो होती है अनैच्छिक मांसपेशी होती है, यानी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, यह स्वतः चलती रहती है। और कंकाल मांसपेशी ऐच्छिक मांसपेशी होती है। अब लगे हाथ आप बता दो कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यह कमेंट करके बताओ। यह क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है और मैंने कल आपको कराया भी था। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है यह दांत की ऊपरी परत होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, एनामेल कहते हैं। एनामेल जो है यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब दांत की बात आ गई है तो मैं आपको दांत के बारे में बता देता हूँ कि दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कृंतक, दूसरा आपका रत्नक, तीसरा आपका अग्रचवर्णक और चौथा आपका चवर्णक। कृंतक क्या काम करता है, कृंतक आपके काटने का काम करता है। रत्नक क्या काम करता है, रत्नक आपके फाड़ने का काम करता है। अग्रचवर्णक क्या काम करता है, भोजन को कुचलने का काम करता है। और चवर्णक क्या काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि आपको कृंतक कितने होते हैं। अगर कृंतक की बात करें तो मानव शरीर में, एक वयस्क मानव के शरीर में 8 कृंतक, 4 रदनक, 8 अग्रचवर्णक, और बात करें चवर्णक की तो वह भी आपके 8 होते हैं और 4 आपके विजडम टीथ होते हैं। विजडम टीथ आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, साइड साइड में होते हैं विजडम टीथ। जैसे ये हुआ जबड़ा आपका, तो एक विजडम टीथ यहाँ, एक यहाँ ऊपर में, फिर एक विजडम टीथ यहाँ नीचे और एक यहाँ नीचे में होती है। तो 4 आपके विजडम टीथ हो गया। इस तरह से आपके 32 टीथ हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं आपका कलर चेंज कर लेता हूँ कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है। तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है यह शुतुरमुर्ग है। और शुतुरमुर्ग की बात आई है तो आप लगे हाथ बताओ कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है, वह होता है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह संसार का सबसे बड़ा कोशिका होता है। और सबसे बड़ा पक्षी भी कौन होता है, वह शुतुरमुर्ग ही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। यानी मानव शरीर की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती है, तो उसमें कुल 8 अस्थियां होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, यानी जीन का संश्लेषण किसने किया है। तो जीन का संश्लेषण किया है हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने क्या किया है, यह जीन का संश्लेषण किया है। अब जीन कहाँ पाया जाता है, तो जीन जो होता है अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है और इसी को हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं।
और जीन जो होता है ये आपके क्रोमोसोम में पाया जाता है। मेल में कौन सा क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, और फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम। और टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े क्रोमोसोम अर्थात 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 क्रोमोसोम कौन से होते हैं, यह ऑटोसोम होते हैं। और हमारा जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और लिंग क्रोमोसोम ही क्या होता है, हमारे लिंग का निर्धारण होता है कि बच्चा पैदा लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है, तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है वह बुल्फिया है। बुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। अब अगर बात करें संसार का सबसे बड़ा पुष्प, तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है वह है रेफलेसिया। रेफलेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पुरुष जीन संगठन क्या कहलाता है, यानी क्या होता है। पुरुष जीन का जो संगठन होता है वह कैसा होता है, वह XY होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलते जाएगा, इसलिए मैं एक ही पैटर्न के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से रखा हूं, जैसे जैसे RRB के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहीं से पूछ दिया आपको कि महिला यानी स्त्री जीन संगठन कैसा होता है, तो वह XX होता है। और XY मतलब लड़का, XX मतलब लड़की। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलता है, तो ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वह ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है आपका यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। और यह साइंस रिवीजन सीरीज है, अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो भाई रिवीजन थोड़ी सी फास्ट ही कराई जाती है, यह बात को भूलना मत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मधुमेह रोग किस कारण से होता है। तो मधुमेह रोग के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि मधुमेह रोग जो होगा वह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। और इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने का काम करता है। यदि किसी में रक्त शर्करा का लेवल बढ़ जाता है तो उसे इंसुलिन की सुई लेनी पड़ती है, जिससे हम लोग कहते हैं कि उसे डायबिटीज हो गया या शुगर हो गया है। ठीक है, और इसका हिंदी क्या होता है, मधुमेह होता है डायबिटीज का हिंदी। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है वह पत्ती होता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस किस चीज का रोग है, तो ब्रोंकाइटिस जो रोग है वह रोग है आपका हृदय का। ब्रोंकाइटिस रोग किसका है, हृदय का रोग है, हृदय का। अब यह ब्रोंकाइटिस रोग होता क्या है, तो आपको मैं बताऊं कि ब्रोंकाइटिस जो रोग है यह फेफड़े में वायुमार्ग को सूजा देता है। वायुमार्ग जिसे ब्रोंकियल ट्यूब कहा जाता है, ब्रोंकियल ट्यूब। ब्रोंकियल ट्यूब को यह क्या करता है, यह सूजा देता है। ब्रोंकियल ट्यूब जो जिससे क्या होता है, खांसी, बलगम, घड़घड़ाहट और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और यह हृदय आघात का कारण बन जाता है। तो ब्रोंकाइटिस रोग किसका है, तो ब्रोंकाइटिस रोग है आपके हृदय का। अगला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि यूरिया सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो यूरिया सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वह मूत्र में पाई जाती है। मानव मूत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन किसका उदाहरण है, तो पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है। ठीक है, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक पाचक पदार्थ है। यह पेट में प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। किसको तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को। कौन तोड़ने का काम करता है, पेप्सिन काम करता है। और यह एक प्रकार का एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाता है, तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। इसके अलावा दूध में विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन B2, विटामिन B5 यह सब पाया जाता है, लेकिन विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है। अब विटामिन C की बात आई है तो लगे हाथ बता दो, कल का डे 1 का पहला क्वेश्चन कि विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत जो है वह है आपका आंवला। अब विटामिन C जो है यह किसमें घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन C जल में घुलनशील विटामिन है। इसके साथ साथ विटामिन A भी जल में घुलनशील विटामिन है।
और जल में घुलनशील विटामिन की बात आई है तो आप बता दो कि हमारे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन सी हमारा जल में घुलनशील विटामिन है और विटामिन ए भी हमारा जल में घुलनशील विटामिन है और ए वसा में भी घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन नंबर 1 है, दूध में नहीं पाया जाता, हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 19 है, टॉक्सिन क्या है? आपको टॉक्सिन के बारे में बताना है। तो टॉक्सिन जो है यह एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम की रचना कैसे होती है? तो एंजाइम की जो रचना होती है वह रचना आपकी एंजाइम की रचना जो होती है एमिनो एसिड से होती है, जिसे हम एमिनो अम्ल कहते हैं। तो एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। फलों सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? फलों एवं सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है ये बताओ, क्वेश्चन पे मत जाओ। तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी नहीं पाया जाता है। इसमें विटामिन सी मुख्य रूप से पाया जाता है। यद्यपि बात करें तो इसमें विटामिन ए और बी भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और कौन सा विटामिन थोड़ा भी नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी नहीं पाया जाता है। अगर बात करें सब्जी में, मैंने कल आपको बताया था। अगर बात करें फल में, मैंने आपको कल बताया था कि गाजर जो है वह गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। और वह किस रोग में सहायता करता है? रतौंधी रोग में सहायता करता है गाजर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? तो मलेरिया का परजीवी मैंने कल भी आपको बताया था कि मादा एनोफिलीज मच्छर है। मादा एनोफिलीज मच्छर से क्या होता है? मलेरिया फैलता है और यह प्लाज्मोडियम का सदस्य है। कल आपका क्वेश्चन था कि प्लाज्मोडियम का परजीवी क्या है, तो मैंने आपको मलेरिया बताया था। आज मैं उसी को रिलेट कर रहा हूँ कि मलेरिया का परजीवी क्या है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। और दोनों दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तभी आपके सामने प्रेजेंट है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है? तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। इसका मतलब पीने मत लग जाना मानव मूत्र को। विटामिन सी वो विटामिन हो जाते हैं जो यूज नहीं किए गए हों, यानी कि यह जल में घुलनशील विटामिन होता है, लेकिन जिसका इस्तेमाल नहीं होता है वह मानव मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसके अलावा आप लगे हाथ याद करिए कि विटामिन सी जल में घुलनशील है, तो वसा में कौन सा है? ADE के वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है, याद है ना। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। आप लिखने से ज़्यादा मेरी बातों को ध्यान दीजिए, रिवीजन में आपका यही काम आएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, मेढक के हृदय में चेम्बर कक्ष कितने होते हैं? यानी मेढक के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 चेम्बर होते हैं। और मानव के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। इसमें एक ऊपरी चेम्बर होता है, एक निचली चेम्बर होता है। ऊपरी चेम्बर में 2 चेम्बर होते हैं, निचली में भी 2 होते हैं। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है। और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? नीलय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड इसे कहा जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो मानव शरीर में जो होता है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका कैल्शियम, जो कि हड्डियों में होता है। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डी है। और कितने हड्डी है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है?
कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह होता है आपका डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन अनुवांशिकता होगा। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। और इन्होंने किस पौधे पर अपना परीक्षण किया था? तो मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया था। किसान का परम सहायक कौन है? तो किसान का परम सहायक है आपका केचुआ। और केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? तो वर्मी कल्चर कहा जाता है केचुआ पालन को। और कल मैंने आपको बताया था कि कवकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? इसको मैंने बताया था, इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। और विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं का अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। फिर से रिपीट करिए, आपका केचुआ पालन क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर, ठीक है। और आपका कवकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। और विषाणु का अध्ययन क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो कोशिका शब्द का निर्माण जो किया था वह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। अब कोशिका की बात आ गई है तो कोशिका के बारे में दो व्यक्तियों का नाम आपको पता होना जरूरी है। और पहला जो व्यक्ति है वह है आपका रॉबर्ट हुक। और दूसरा जो हुक लिखा गया, दूसरा जो व्यक्ति है वह है आपका ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? यह जीवित कोशिका की खोज किया था। और तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज हुई थी। और कॉर्क कैम्बियम में यह रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में। और इन्होंने कब किया? 1674 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 है, संसार का सबसे बड़ा फूल तथा पुष्प कौन है? तो फूल नहीं, फल ही। संसार का सबसे बड़ा फूल तो मैंने आपको बता दिया, रेफ्लेसिया। अब यहाँ पर मैं फल बता रहा हूँ। संसार का सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा पुष्प क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा फल जो है वह है आपका आर्किड्स। और पुष्प कौन सा है? आपका रेफ्लेसिया है। और मैंने सबसे छोटा पुष्प भी आपको बताया है, तो आप उसका जवाब अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी के मिनट के अनुसार। अगला क्वेश्चन, स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद, प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो यह 4 क्वेश्चन है आपका। स्तंभकंद का उदाहरण, धनकंद का उदाहरण, सलकंद का उदाहरण और प्रकंद का उदाहरण। तो स्तंभकंद का उदाहरण जो है वह है आपका आलू। स्तंभकंद का उदाहरण है। अगला अगर बात करें धनकंद का उदाहरण, तो धनकंद का उदाहरण है आपका बंडा। बंडा आपका धनकंद का उदाहरण है। सलकंद के उदाहरण की बात करें तो सलकंद का उदाहरण है आपका प्याज। और प्रकंद की उदाहरण की बात करें तो प्रकंद का उदाहरण है हमारा हल्दी या अदरक। स्तंभकंद का उदाहरण आलू, धनकंद का उदाहरण बंडा, सलकंद का उदाहरण प्याज और प्रकंद का उदाहरण हल्दी या अदरक। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या कहलाते हैं? तो इनके खाने योग्य भाग को हम लोग फल भित्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग को हम लोग मध्य भित्ति कहते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग जो होता है वह तना होता है, मैंने आपको कल बताया था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग, ये मेरे टाइपिस्ट साहब ने फिर से रिपीट कर दिया, क्या होता है? तना होता है। अगला 38, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वह शरीर के भार का 7% होता है। आपके एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैंने कल आपको बताया था कि मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है, तो लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है मानव के शरीर में। अगला क्वेश्चन 39 है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 13.500 kg से लेकर 14.00
kg तक होता है, यानी कि 13 किलो 500 ग्राम से लेकर 14 किलो तक आपका मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, ऊंट की गर्भावधि काल कितने दिनों का होता है, यानी ऊंट का प्रेगनेंसी काल कितने दिनों का आता है। यह क्वेश्चन आपके ALP 2025 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह भी क्वेश्चन आपके ALP में आया हुआ है, और यह भी क्वेश्चन आपके ALP के एग्जाम में आया है, 2025 वाले एग्जाम में आया है। तो ऊंट की गर्भावधि काल की अगर बात करें तो ऊंट का गर्भावधि काल 320 से लेकर 350 दिनों तक होता है। वहीं अगर गाय भैंस की बात करें तो 280 से लेकर 300 दिनों तक इसका गर्भावधि काल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या होता है। तो पैतृकता सिद्ध करने में एक तो DNA सहायता करता है या DNA फिंगर प्रिंटिंग होती है। DNA फिंगर प्रिंटिंग की मदद से आपका पैतृकता प्रिंटिंग सिद्ध हो जाती है। तो आप लिखे हुए पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बातों पर ध्यान देना, रिवीजन अच्छी हो जाएगी। अगर नहीं भी पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। वीडियो को बस 2-3 बार देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा क्योंकि पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या होती है। तो दूध में पाया जाता है क्या आपका लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। और मूत्र में कौन सा विटामिन स्रावित होता है, तो विटामिन C होता है। इसे पीना नहीं है, यह वेस्ट मटेरियल होते हैं। सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन है, तो सबसे लंबा जो कृमि या वर्म है वह है आपका टेप वर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वह दूरी का मात्रक है। अब एक प्रकाश वर्ष में आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब अगर दूरी की मात्रा की बात करें तो दूरी का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वह आपका पारसेक होता है। और एक पारसेक में आपका 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है। तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। कपड़ा सुखाने या दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। अपकेंद्रीय बल होता क्या है, आपके माइंड में जरूर आया होगा। तो अपकेंद्रीय बल वह आभासी बल होता है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाती हुई वस्तु के केंद्र से दूर बाहर की ओर धकेलता हुआ प्रतीत होता है। केंद्र से दूर बाहर की ओर धकेलता हुआ प्रतीत होता है, उसी बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है। आप सबको पता होना चाहिए 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कब। तो जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप सबको जल का घनत्व कहते किसको है, इसकी जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है कि जल का घनत्व अधिकतम कब होता है और जल का आयतन न्यूनतम कब होता है। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। तो जल का घनत्व किसे कहते हैं, यानी कि जल का घनत्व होता क्या है। तो जल का घनत्व से तात्पर्य पानी की प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान से है, जो दर्शाता है कि पानी कितना घना है। पानी, फिर से सुनो, जल का घनत्व से तात्पर्य पानी की प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान से है, जो कि बताता है कि पानी कितना घना है। आपका जो घना होता है पानी का, उसी को घनत्व कहते हैं कि कितना डेंस है पानी, कितना देर चीज़ों को ऊपर रख सकता है। ठीक है, डेंस मतलब आप यूं समझो कि एक मोटी परत, ठीक है, इसी को डेंस समझो। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है, तो यह क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 2018 के एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में कि आपका पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है। तो पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है क्वार्क।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे सेशन में मजा आया होगा। एक रिवीजन टाइप हो गई होगी आपकी साइंस की। यदि आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो भी आपको बहुत कुछ याद हो गया होगा। आप इस सीरीज को लूप में लगाकर सुन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बार जितनी बार सुनोगे उतनी चीज़ें याद होती चली जाएगी। और इसी तरह मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा जितने दिनों तक आपका प्यार बरकरार रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना।